नमस्कार मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे छोटे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विदारजे में आपका स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे मित्रों, आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं आपके लिए राजस्थान सुजस का ई बुलेटिन। ये बुलेटिन जो है ना दोस्तों, वो आपके लिए संजीवनी है। आप राजस्थान से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ आपको, आप करंट अफेयर से लेके स्टैटिक राजस्थान का जो है बहुत सारे एस्पेक्ट कवर करता है ये न्यूज़पेपर। ये छोटा सा बुलेटिन है लेकिन आपके बहुत काम का है। बोलते हैं ना, सचिन तेंदुलकर है ये, हाइट कम फाइट ज़्यादा। बहुत बहुत क्वेश्चन देता है ये आपको एग्जाम के अंदर, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, वैसे तो मैं सारी की सारी चीज़ें आपके सामने कवर करके ले आता हूँ आपका टाइम बचाते हुए। तो दोस्तों देखो, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा यहाँ पर, वो उसकी मैं पीडीएफ भी दूंगा आपको। ठीक है, तो आपको यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लें, वहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ ले लें। ठीक है, तो दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है IAS RAS विद आरजे। आप इसको सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर लें और वहाँ से डायरेक्ट पीडीएफ ले लें। देखो, मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड करके भी बताता हूँ आपको, जो न्यूज़पेपर के अंदर केवल हिंट की फॉर्म में होती है, मैं उसको पूरा ऐड करके भी लेके आता हूँ आपके सामने। तो वो सारी चीज़ें आप लिखो, उससे बेहतर है कि आप डायरेक्ट जाके पीडीएफ से सेव कर लो उन चीज़ों को। ठीक है, तो मेरे मित्रों, ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, अपन सीधा आएंगे न्यूज आर्टिकल के डिस्कशनों पे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात और, मित्रों, अगर आपको चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगा करे, तो आप उसको लाइक कर दिया करो। देखो, लाइक करने से मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है, लेकिन लाइक करने से क्या होता है, ये जो हमारा चैनल है उसमें सब्सक्राइबर अभी बहुत कम है, छोटा चैनल है, तो यूट्यूब उसकी रीच नहीं देता, आगे लोगों तक पहुंचाता नहीं है। ठीक है, तो जब आप लाइक करोगे तो यूट्यूब क्या, एक सर्च इंजन है, उसको क्या लगेगा, भाई वीडियो मतलब का है, अच्छा है, लोग पसंद कर रहे हैं, तो क्यों ना इसकी लिंक आगे तक भेजी जाए। तो फिर वो आगे तक भेजेगा तो हमारा भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं आज के न्यूज आर्टिकल के डिस्कशन पर। तो हमारा पहला जो आज का न्यूज आर्टिकल है वो है, राजस्थान के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते हैं, इसके साथ शानदार शुरुआत की है। ठीक है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे भी और पदक आने वाले हैं। तो कौन से गेम्स हैं, क्या है, उसके बारे में अपन एकदम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों एक और बात साथ में, कि यदि राजस्थान सुजस के अंदर किसी खिलाड़ी का वर्णन नहीं होता है, चाहे उसने भले ही जीता है फिर ओलंपिक, राजस्थान का कोई खिलाड़ी भले ही ओलंपिक मेडल जीत के आए, लेकिन सुजस के अंदर यदि उसको स्थान नहीं मिला है तो उसका आपके एग्जाम के अंदर आना लगभग नेग्लिजिबल है। क्योंकि ये देखो, राजस्थान सरकार क्या करती है, जो चीज़ जनता के लिए इंपॉर्टेंट है उसको इस पेपर के अंदर डालती है, उसको इस बुलेटिन के अंदर डालती है। और यदि गवर्नमेंट को लगता है कि ये व्यक्ति बेकार है, ये किसी मतलब का नहीं है, तो उसका नाम इसमें नहीं डालती। जब इसमें नहीं डालेगी तो आपको जब बताओ गवर्नमेंट को कोई चीज़ सही नहीं लग रही, तो आरपीएससी क्यों उसको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछेगी। ठीक है दोस्तों, तो अपन चलते हैं नेशनल गेम्स के ऊपर। इसीलिए मैं कहता हूं कि ज़्यादा खेलों को भी मत रटो, फलाना गया एशिया में, वो कप हुआ, उसको स्वर्ण जीत गया, उसका ये जीत गया, उसका वो जीत गया, ये मत भरो फालतू की चीज़ें दिमाग के अंदर। सुजस पढ़ो, मस्त रहो। ठीक है, देखो, राजस्थान के खिलाड़ियों ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदकों के साथ शानदार शुरुआत की है। नेशनल गेम्स हैं 66वें। ठीक है, अब आपको पता लग गया, नेशनल स्कूल गेम्स हैं 66वें। 66 नेशनल स्कूल गेम्स के अंदर राजस्थान के दो खिलाड़ियों ने स्वर्ण जीता है, 2 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीता है। और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी खेल शुरू हुए हैं, शानदार प्रदर्शन है अपना, अपन साथ ही साथ निपटाते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली बात तो आपके दिमाग में ये आती है, ठीक है सर, स्कूल के जो गेम्स हैं 66वें नेशनल वो चल रहे हैं, लेकिन कहाँ पर? तो मेरे मित्रों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में कौन सी जगह पर आयोजित हो रहे हैं? ये राजधानी भोपाल के अंदर, जो है मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, उसके अंदर 66वीं नेशनल स्कूल गेम्स प्रतिस्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। तो ये आपके लिए हो गया यहाँ से एक प्रीलिम्स का प्रश्न, मतलब यहाँ से हो गया आपके वनडे एग्जाम के लिए एक प्रश्न। अब यहाँ से साथ ही साथ आप यहाँ पे आओ, देखो सबसे नीचे। ठीक है, मैंने आपसे कहा था मैं पूरा पढ़ के आपके लिए पूरा हाईलाइट करके लेके आता हूँ। तो स्कूल गेम्स के दौरान भोपाल के साथ साथ ग्वालियर और नई दिल्ली में भी विविध स्पर्धाएं आयोजित की जा रही हैं। मतलब इसकी मेजबानी तो भोपाल के पास है, लेकिन ग्वालियर और दिल्ली में भी अलग अलग तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो नेशनल स्कूल गेम्स है, उनका आयोजन भोपाल के साथ साथ ग्वालियर और नई दिल्ली में भी किया जा रहा है। और इसका मेजबानी कौन कर रहा है? तो मेजबान तो भैया भोपाल ही है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो राजस्थान में से कौन कौन लोग हैं जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है और कौन ने रजत पदक जीता है, अपन उसकी बात कर लेते हैं। चर्चा तो पहले मोटा मोटी चर्चा कर लेते हैं, फिर डिटेलिंग में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो नागौर की है हमारी कविता जी, उन्होंने 3000 मीटर रेस वॉक, मतलब जो जल्दी जल्दी चलते हैं ना अपन, बचपन में आपने देखा होगा कि भागना किसी को है नहीं,
और खेत से घर पे जल्दी कौन पहुंचेगा, तो जल्दी जल्दी पैदल पैदल चलते हैं। तो वही चीज़ है 3000 मीटर रेस वॉक, ठीक है। और चूरू की हैं हमारी नीतू जी, उन्होंने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक दोनों बेटियां लाई हैं, बेटा कोई नहीं लाया स्वर्ण पदक, बेटे रजत पदक लेके आए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है भैया बेटे बेकार हैं, बेटे भी अच्छे होते हैं, ठीक है। तो नागौर की कविता जी लेके आएंगे 3 किलोमीटर रेस वॉक में, जो जल्दी जल्दी चलते हैं उसमें, और चूरू की नीतू जी लेके आएंगे डिस्कस थ्रो में, ठीक है। जयपुर के नरेश को 1500 मीटर की दौड़ में और 4x100 रिले मीटर टीम को रजत पदक मिला है। मतलब देखो नरेश जी इंडिविजुअल लेके आए हैं 1.5 किलोमीटर की दौड़ में, और उसके अलावा जो 100 मीटर की 4 जो रिले होती है ना, जैसे हाथ में कुछ डंडा सा लेके भागते हैं, फिर दूसरे वाले को दे देते हैं, खुद रुक जाते हैं, फिर 100 मीटर वो भागता है, फिर तीसरे वाले को दे देते हैं, फिर 100 मीटर वो भागता है। तो इस तरह की जो रिले दौड़ है उसमें भी क्या है, रजत पदक मिला है। अब देखो आपको पता तो लग गया कि रेस वॉक में कविता जी को मिल गया, नागौर की है ये। अब अपने स्कूल के नाम भी जान लेते हैं, ठीक है। तो नागौर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरावती लांडनू की, वैसे आपसे कोई भी विद्यालय का नाम नहीं पूछने वाला है, सिर्फ जो खिलाड़ी हैं उनके नाम और कौन से खेल के अंदर कौन सा पदक जीता है इन्होंने, उनके नाम ही थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी स्कूल के नाम इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, ठीक है। तो कविता जी कहाँ की हैं, नागौर के उच्च माध्यमिक विद्यालय हीरावती लांडनू की हैं, ठीक है। इन्होंने 300 मीटर रेस वॉक में। चूरू के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राजगढ़ की नीतू कुमारी ने डिस्कस थ्रो में। जयपुर के किरण बाल भारती उच्च माध्यमिक विद्यालय हिंगोनिया के नरेश चोपड़ा, ठीक है, चोपड़ाओं की आजकल बहुत चल रही है, नीरज चोपड़ा, नरेश चोपड़ा, ठीक है। तो 1500 मीटर दौड़ में और 4x100 मीटर रिले की दौड़ है, उसमें पूरी टीम में है श्री परमेश्वर लाल, श्री तेज सिंह राठौड़, श्री राजपाल जाट और श्री सौरभ शिवम सिंह, ठीक है। इनका पूरा नाम है सौरभ शिवम सिंह। इन्होंने क्या किया है, रजत पदक जीता है, ठीक है। तो आपको पता ही लग गया होगा दोस्तों कि कौन से नंबर के तो ये गेम्स हैं। तो 66वें नंबर के नेशनल स्कूल गेम्स हैं, कहाँ पर आयोजित हो रहे हैं, भोपाल के अंदर हो रहे हैं। भोपाल के साथ साथ और कौन सी जगह पर प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जा रहा है, तो ग्वालियर और नई दिल्ली के अंदर किया जा रहा है, ठीक है। राजस्थान के 4 लोग क्या लेके आए हैं, पदक लेके आए हैं, 2 स्वर्ण और 2 रजत। स्वर्ण पदक कौन लेके आया है, नागौर की कविता जी 300 मीटर रेस वॉक में, और चूरू की नीतू जी ये लेके आई हैं डिस्कस थ्रो में। जयपुर के नरेश जी हैं, नरेश चोपड़ा जी, उनको मिला है 1500 मीटर की दौड़ में रजत पदक। और 4 लोग जो हैं हमारे परमेश्वर लाल जी, तेज सिंह राठौड़ जी, राजपाल जाट जी और श्री सौरभ शिवम सिंह जी, ये लेकर आए हैं अपने 400x100, मतलब 4x100 मतलब 100 मीटर की 4 जो भागते हैं हाथ में डंडा सा लेके, सामने वाले को पकड़ा देते हैं, सामने वाले को पकड़ा देते हैं, तो उसमें ये लोग रजत पदक सिल्वर मेडल लेके आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला आर्टिकल आपका कंप्लीट हो गया होगा दोस्तों, इसमें इससे ज़्यादा और कुछ नहीं था, ठीक है। अब इसी के बगल में एक और है, काला तीर लिफ्ट परियोजना पर होंगे 643 करोड़ रुपए खर्च, ठीक है। अब अपन काला तीर के बारे में पूरा देखते हैं, ठीक है। जो भी है काली तीर है वो पूरा का पूरा तीर मारेंगे, कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे, एक एक चीज़ को करने वाले हैं हम काले तीर के अंदर। तो काले तीर लिफ्ट सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो धौलपुर जिले की सरमथुरा तहसील में काली तीर लिफ्ट परियोजना, अब आपको पता लग गया कौन सी जगह पर है ये, धौलपुर जिले की सरमथुरा तहसील के लिए काली तीर लिफ्ट परियोजना। जब धौलपुर जिले का नाम आ रहा है तो नदी कौन सी होगी, ऑब्वियसली चंबल, ठीक है। तो चंबल नदी में बारिश के दौरान जो अतिरिक्त पानी होता है, बहुत पानी होता है चंबल में, मैंने देखा है भैया, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो जो अत्यधिक जल है उसको 180 मीटर की लिफ्ट करके क्या किया जाएगा, पार्वती बांध में और रामसागर बांध में भर दिया जाएगा। कहाँ पर, पार्वती बांध और रामसागर बांध को पूरी क्षमता से भर दिया जाएगा। इन बांधों को भरने से जिले की जीवनदायिनी बामनी नदी, पार्वती नदी और उटंगन नदियों में हमेशा जल उपलब्ध रहेगा। देखो भैया, उटंगन नाम नया लग रहा होगा आपको, शायद ही बहुत सारे बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उटंगन किसको बोलते हैं, ठीक है। उटंगन क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा, आपका पढ़ा लिखा है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उटंगन नदी अगर इस नाम से आ जाती है एग्जाम के अंदर, और मैं 100% गारंटी से कह सकता हूं कि आएगी तो उटंगन के नाम से ही आएगी, ठीक है, क्योंकि हमारे न्यूज़पेपर के अंदर किस नाम से उल्लेख है इसका, उटंगन के नाम से, ठीक है दोस्तों। कमांड क्षेत्र में किस किस चीज़ की सुविधा मिलेगी, सिंचाई की सुविधा मिलेगी। बसेड़ी क्षेत्र, बाड़ी क्षेत्र, धौलपुर क्षेत्र, राजा खेड़ा क्षेत्र के 10 एनीकटों में क्या होगा, जल भराव हो सकेगा। देखो जल को हम भरेंगे तो क्या होगा, पहले तो भूमि जल स्तर ऊपर आएगा, दूसरा सिंचाई की सुविधाएं होंगी, तीसरा होगा पीने के लिए सुलभ पानी मिलेगा। तो किसी भी योजना के ज़्यादातर 3 ही लक्ष्य होते हैं, पहला पीने के लिए पानी हो जाए, दूसरा सिंचाई के लिए पानी हो जाए, तीसरा क्या होता है, भूमि का जो जल स्तर है वो ऊपर आ जाए। तो काली तीर लिफ्ट के बारे में आपको पता लग गया कि धौलपुर जिले की सरमथुरा तहसील में काली तीर लिफ्ट परियोजना ये बनाई जा रही है, ठीक है।
चंबल नदी के अतिरिक्त जल को 180 मीटर लिफ्ट करके पार्वती, बामनी और उटंगन नदियों के अंदर जो है डाला जाने वाला है, पार्वती बांध और रामसागर बांध के माध्यम से। ठीक है, इससे क्या होगा, सिंचाई क्षेत्र विकसित होगा, जल भराव होने से जो जल स्तर ऊपर आएगा, और क्या होगा, पेयजल की सुविधा होगी। ठीक है दोस्तों, तो यही चीज़ें। अब इसके हिडन एस्पेक्ट क्या है उनको अपन एक बार देख लेते हैं। देखो 3-4 नदियों के यहाँ पे लगातार नाम आया है। एक तो चंबल नदी का नाम आया है, ठीक है, दूसरा बामनी का आया है, तीसरा पार्वती का आया है, और चौथा उट्टंगन नदी का आया है। ठीक है, तो अपन इन चारों को ही एक बार देख लेते हैं, इन शॉर्ट, इन डिटेल, जो भी बोलो आप, अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले देखते हैं चंबल नदी के बारे में। देखो उसके उपनाम क्या है, वैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन जिन लोगों ने पढ़ रखा है उनका रिवीजन हो जाएगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनको पता लग जाएगा, मालूम चल जाएगा। ठीक है, तो इसका उपनाम है वो है चरमनवती, कामधेनु और नित्यवाही। ठीक है, उद्गम स्थल कहाँ से होता है, इसके 3 उपनाम हैं। चंबल तो ये खुद है ही, उपनाम चरमनवती, क्योंकि देखो क्या होता था प्राचीन काल में, इसके किनारे पर कई चमड़ा उद्योग लगे हुए थे, चमड़े की इकाइयाँ, इसलिए इसका नाम चरमनवती हो गया। कामधेनु मतलब इस क्षेत्र की सिंचाई, पेयजल, पूरी सुविधाओं, पूरी चीज़ों की जरूरत को क्या कौन पूरा करता है, चंबल नदी, तो ये कामधेनु हो गई। नित्यवाही ये 12 महीने बहती है। ठीक है, कभी सूखती नहीं है ये नदी। निकलती कहाँ से है, तो मध्य प्रदेश के महू के पास में मानपुर के समीप में एक जनापाव पहाड़ी, आपने कई बार मानपुर पहाड़ी भी सुना होगा, तो मानपुर पहाड़ी है, जनापाव पहाड़ी, बात एक ही बात है। ठीक है, मानपुर के समीप में जनापाव पहाड़ी है, वहाँ से निकलती है। ये विंध्याचल जो पर्वत रेंज है उसकी एक पहाड़ी है, उससे निकलती है राजस्थान में। वहाँ से निकलने के बाद 84गढ़ चित्तौड़गढ़ के पास राजस्थान में प्रवेश कर देगी, और आगरा के इटावा में जाके, आगरा के पास में उत्तर प्रदेश में इटावा नाम की एक जगह है, वहाँ पर मुरादगंज है, वहाँ पर जाके यमुना में मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको पता लग गया निकलती कहाँ से, महू के पास में, मानपुर के निकट, जनापाव पहाड़ी, विंध्याचल पर्वत रेंज से। ठीक, राजस्थान में कहाँ से घुसती है, 84गढ़ से घुसती है। ठीक है, और इटावा के निकट में जाके यमुना में विलीन हो जाती है। तो आपको पता लग गया होगा कौन सी नदी की सहायक नदी है, यमुना की। ठीक, इसकी कुल लंबाई है 966 किलोमीटर, कई जगह पर 965 है, कई पर 995, तो मुझे तो 966 ही लगी, 135 किलोमीटर जिसमें से राजस्थान के अंदर बहने वाली है। ठीक है, अपवाह क्षेत्र के अनुसार राजस्थान की सबसे लंबी, सबसे बड़ी नदी है। अपवाह क्षेत्र क्या है, बहुत ज़्यादा है इसका, लगभग 19,500 किलोमीटर अपवाह क्षेत्र, मतलब इतने सारे क्षेत्र के अंदर गिरने वाले पानी की एक एक बूंद को अपने अंदर समाहित कर लेती है। अपवाह क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि जहाँ जहाँ से एक एक बूंद पानी बह के इसके अंदर आएगा, पूरा पूरा अपवाह क्षेत्र हो जाएगा इसका। ठीक, सबसे लंबी नदी है, जो राजस्थान के साथ सबसे अधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है। मतलब कोई ऐसी नदी राजस्थान की जो सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, मैं कह रहा हूँ कि एकमात्र नदी ही है जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है राजस्थान की, मध्य प्रदेश के साथ में। ठीक है, इस पर एक चूलिया जलप्रपात मौजूद है, ये भैंसरोटगढ़ चित्तौड़गढ़ के निकट है। यहाँ पर ही बामनी नदी आके इसमें गिरती है। देखो मैंने वहाँ पे 4 नदियों की अपन चर्चा कर रहे थे, कौन कौन सी नदी कर रहे थे, चंबल की कर रहे थे, बामनी की कर रहे थे, पार्वती की कर रहे थे, और उटंगन की कर रहे थे। तो बामनी तो आ गई यहाँ पे, बामनी आके गिर जाएगी भैंसरोटगढ़ चित्तौड़गढ़ के पास में चूलिया जलप्रपात है, वहाँ पर 18 मीटर ऊंचा है चूलिया जलप्रपात। ठीक है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा है। केशोरायपाटन बूंदी के पास में, इसका जो बूंदी में एक जगह है केशोरायपाटन, वहाँ पर अधिकतम पाट है, मतलब चौड़ाई सबसे ज़्यादा और गहराई सबसे ज़्यादा केशोरायपाटन में के पास है चंबल की। ठीक है, यहाँ पर एक रामेश्वरम स्थल मौजूद है सवाई माधोपुर में। इस स्थान पर 3 नदियाँ मिलती हैं, कौन सी, एक तो चंबल है, एक बनास है और सीप है। ये तीनों का त्रिवेणी संगम का स्थल है। राजस्थान के अंदर 3 त्रिवेणी स्थल हैं। तो दोस्तों 2 और कौन से, उनको भी बारे में बता दो मुझे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताओ, इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक बार जिनको नहीं पता वो खोज लेना। ठीक, ये 12मासी नदी है, सबसे ज़्यादा अवनालिका अपरदन करती है। कई बार RAS के एग्जाम में, राजस्थान के दूसरे एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा अवनालिका अपरदन करने वाली नदी कौन सी है। ठीक, इसीलिए तो डांग क्षेत्र का विकास होता है यहाँ पर। ठीक है, इस नदी पर मध्य प्रदेश में गांधी सागर बांध, चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर, कोटा के अंदर जवाहर सागर और कोटा बैराज 4 बांध है जो सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, राज्य को सर्वाधिक सतही जल इसी नदी से प्राप्त होता है। मैंने आपको बताया 2 प्रकार के जल होते हैं, भूमिगत जल और सतही जल। ठीक है, तो राजस्थान में सतही जल कितना है, पूरे भारत का 1.16%। तो आपको ध्यान से यूज करना है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा कौन सी नदी उपलब्ध करवाती है आपको, चंबल नदी। सतही, सतही का मतलब सतह पर मौजूद, और भूमिगत का मतलब जमीन के अंदर मौजूद। ये नदी जो है चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर जिलों में प्रवाहित होती है, और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में कितने किलोमीटर की सीमा बनाती है, 252 किलोमीटर की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी है दोस्तों, तो बनास है,
शिप्रा है, मेज है, बामनी है, सीप है, कालीसिंध है, छोटी पार्वती है, छोटी कालीसिंध है, कूनो, ब्राह्मणी, परवन, अलनिया और गुजोली। इसको नाम को याद रखना दोस्तों, गुजोली को। गुजोली नाम आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि बाकी सारों को कभी ना कभी पूछ लिया है, गुजोली को कभी नहीं पूछा। गुजोली का नाम याद रखना। अब अपन आते हैं अगली नदी पे, बामनी पे। तो छोटी सी नदी है तो छोटा सा ही पढ़ेंगे इसके बारे में। ये चित्तौड़गढ़ के पास में एक हरिपुरा नाम की जगह है, वहाँ से निकलती है और भैंसरोडगढ़ में चूलिया जलप्रपात के पास में आके इसमें गिर जाती है। ठीक, अब पार्वती के बारे में देख लेंगे। तो ये कहाँ से निकलती है? ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। ये सीहोर की पहाड़ियों से निकलती है, विंध्याचल पर्वत रेंज की सीहोर की पहाड़ियों से। पार्वती बांध धौलपुर में बना है पार्वती नदी पर। ठीक है, बाराह के पास में राजस्थान में प्रवेश करती है और कोटा में चंबल में मिल जाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, गंभीर नदी इसी को बोलते हैं उटंगन नदी। अब आपसे उटंगन के नाम से पूछ लेता तो आप सोचते पता नहीं क्या ऊट पटांग चीजें उटंगन के नाम से मुझसे पूछ रहा है ये। ठीक है, कितना नाम याद रखूं, उटंगन उटंगन जाने कौन कौन सी है, लेकिन आपकी जो गंभीर है उसी को उटंगन बोलते हैं। ये सवाई माधोपुर में गंगापुर सिटी के पास से निकलती है। अब तो गंगापुर अलग से जिला बनने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये नदी सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर और धौलपुर में बहते हुए आगरा के पास यमुना में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है। करौली में इसमें पांचना बांध बना है जो मिट्टी से निर्मित सबसे बड़ा बांध है राजस्थान का। ठीक है, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है, जो नेशनल पार्क है, ठीक है, और उसको पक्षी विहार भी बोलते हैं, उसकी जो जलापूर्ति है वो पांचना बांध से ही होती है, मतलब गंभीर नदी से ही होती है। महावीर जी का प्रसिद्ध जैन मंदिर गंभीर नदी के किनारे पर ही बना हुआ है। तो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, काली तीर लिफ्ट के बारे में जो भी आपको जानकारी पहुंचाना जरूरी था वो मैंने सारी चीज़ आपको बता दी। कौन कौन सी नदियां इससे संबंधित हैं उन नदियों के बारे में भी बता दिया। इससे ज़्यादा यहाँ पर आपके लिए और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक है, बाकी तो बहुत सारे एनिकट वेनिकट हैं, उनका नाम आप भले ही याद मत रखना। अब देखो, इधर एक गहलोत जी ने ट्वीट किया है। ट्विटर से भी देख लेते हैं गहलोत जी ने क्या ट्वीट किया है कि आज खाद्य सुरक्षा दिवस पर हम पुनः राशन की सर्वोपलब्धता से मनुष्य के गरिमापूर्ण जीवन की सुनिश्चितता हेतु प्रण लेंगे। और ऊपर एक और चीज़ है, देखो, कोई भूखा ना सोए। तो राजस्थान के अंदर जितनी भी खाद्य सुरक्षा परियोजनाएं चल रही हैं उनका क्या ध्येय है? कोई भूखा ना सोए। आपसे पूछ लेगा, पहले पर्यटन के बारे में पूछ चुका है कि राजस्थान के पर्यटन की टैगलाइन क्या है। उसी तरह से आपसे पूछ लेगा इंदिरा रसोई जैसी जो योजनाएं चला रही हैं उनके लिए टैगलाइन क्या है, उनका संकल्प क्या है? कोई भूखा ना सोए। ठीक है, तो दोस्तों, खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर क्या हुआ है उसको अपन एक बार देख लेते हैं कि खाद्य सुरक्षा दिवस क्या है, कब मनाया जाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है। तो 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है विश्व स्तर पर। ठीक है, उद्देश्य क्या है? लोगों को खराब और दूषित खान पान के प्रति जागरूक करना। लेकिन भैया क्या बताएं, फास्ट फूड की, चाउमीन की ठेले पर चले जाओ शाम को, भाई इतनी मंदिरों में भीड़ नहीं है, इतनी चाउमीन के ठेलों पे है। तो उसी से जो दूषित खाना है, खराब भोजन है, खराब खाना है, उससे ही अवगत करवाने के लिए, जो खाने के अंदर जो केमिकल्स मिलाए जाते हैं उनसे अवगत करवाने के लिए, उनके प्रति जागरूक बनाने के लिए देखो विश्व स्तर पर फूड सेफ्टी डे मनाया जा रहा है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे UN बनाने पे लगा हुआ है। लेकिन उससे क्या फ़ायदा है? चाउमीन की औलाद पैदा हो रही है, पता नहीं क्या करेगी। ठीक है, उद्देश्य आपको पता ही लग गया। हर एक व्यक्ति को पौष्टिक और संतुलित भोजन प्रदान करना है, खान पान से होने वाले खतरों के बारे में रोकना है, चीज़ों में जो मिलावट होनी है उसके बारे में पता लगाना और सेहत के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है। और इसकी थीम क्या है? थीम है खाद्य मानक जीवन बचाते हैं, फूड स्टैंडर्ड सेव लाइफ्स। मतलब आपके जीवन के अंदर खान पान का कोई स्तर तो होना चाहिए। भाई मोटा खाओ, मोटा पहनो, मस्त रहोगे। मोटे अनाज का इस्तेमाल करो खाने के अंदर। पहले लोग खाते थे, छाछ रावड़ी खाते थे, दलिया खाते थे, तगड़े होते थे, घी खाते थे। अब खाते हैं चाउमीन, खाते हैं पेटीज, खाते हैं। क्या होगा उनका? भारत का भविष्य ही खतरे के अंदर है। चलो दोस्तों, अपन आगे चलते हैं, अपना भविष्य बनाते हैं। भारत का भविष्य भारत अपने आप बना लेगा। अब चलते हैं आगे। वहीं से शिविर दिव्यांगों को दिया, चाचा जी को दिया। देखो ये बंदा मुझे हर तीसरे दिन दिखता है, ये मूंछों पे ताव देने वाला। चलो दोस्तों, महंगाई राहत कैंप हो गया। महंगाई राहत मिल गई आपको। तो राज्य सरकार ने, राज्य मंत्रिमंडल के अहम निर्णय हुए हैं कल। आपने पूरे दिन इंतजार किया होगा भैया कि राज्य मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है, आपको क्या मिलने वाला है उसमें से। तो आपको तो कुछ नहीं मिला। तो राज्य सरकार के जो कार्मिक हैं उनको सौगातें दी गई हैं। क्या क्या सौगातें दी गई हैं उनके बारे में अपन जानेंगे। यहाँ पे अपने एग्जाम के लिए बहुत ही कम मटेरियल है, इसीलिए इस वाली न्यूज़ को हम थोड़ा सा पीछे देखने वाले हैं। हमारे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उसको अपन देख लेते हैं। देखो, जो मेगा जॉब फेयर भीलवाड़ा में, इसके बारे में मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, ये स्कूटी वितरण चल रही है। अब अपने लिए जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो इधर है दोस्तों, राजसखी कैफ़े।
श्रीगंगानगर के कलेक्ट्रेट में राज सखी कैफ़े शुरू किया है। तो अपने लिए क्या चीज़ जरूरी है? राज सखी कैफ़े। तो कहाँ पर शुरू हुआ है? कलेक्ट्रेट परिसर श्रीगंगानगर में। इससे पहले जो परिसर जो है राज सखी कैफ़े, वो कहाँ चलाया जा रहा था? जिला परिषद के परिसर में चल रहा था। और दूसरा कहाँ पे? तो श्रीगंगानगर कलेक्ट्रेट के अंदर खोला गया है। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ पर खोला गया है, आपसे पूछा जाएगा राज सखी कैफ़े क्या है। देखो मैं आपको बता दूं, कैफ़े का मतलब क्या होता है? आप जाके चाय सुट्टा बार बैठते हो, वो कैफ़े होता है। पेटीज वेटीज खाते हो, बर्गर वर्गर खाते हो कॉफ़ी के साथ में, वो कैफ़े होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ये राज सखी कैफ़े, सखी मतलब होता है महिलाएं, सखियाँ। ठीक है, तो सखियों के द्वारा राजस्थान के अंदर एक कैफ़े प्रारंभ किया जाएगा। वहाँ पर सखियाँ मिलकर चीज़ें बनाएंगी और आपको खाना वाना खिलाएंगी। तो ये क्या है? राज सखी कैफ़े है। ठीक है, तो देखो, राजीविका स्वयं सहायता समूह की ओर से संचालित। अब आपसे ये चीज पूछ लेगा एग्जाम के अंदर कि किसके द्वारा संचालित है राज सखी कैफे? किसके द्वारा? राजीविका स्वयं सहायता समूह की ओर से संचालित है। ठीक है, इनका उद्देश्य क्या है? तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की एक श्रृंखला स्थापित करना। ठीक है, दो ही चीजें, बहुत आसान है। आपसे पूछ लेगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको थोड़ा सा, जब तक नहीं पढ़ोगे जब तक कैसे ही पता चलेगा कि क्या तो इसके उद्देश्य हैं और कौन किसके द्वारा ये संचालित है। तो किसके द्वारा संचालित है? राजीविका स्वयं सहायता समूह की ओर से संचालित है। उद्देश्य क्या है? जो है स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को, तो किसके माध्यम से क्या किया जा रहा है? स्वयं सहायता समूह की महिलाओं, जो है स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है मेरे मित्रों, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था। अपन चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, ये रहा, राज्य के सरकारी कार्मिकों को कई सौगातें दी जाएंगी या दी गई हैं। ठीक है, तो देखो, एक तो कार्मिकों को स्पेशल पेंशन में वृद्धि हुई है। तो राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित सेवा जो नियम है 2017, उसमें संशोधन करके स्पेशल पेंशन, ठीक है, स्पेशल पेंशन बढ़ा दी। वोट लेने का सब खेल है। आप क्यों बढ़ा रहे हो? अगर आपको इतना ही कार्मिकों की टेंशन थी तो आप पहले ही दिन बढ़ाते ना, जिस दिन आपने शपथ ली थी कि मैं शपथ लेता हूँ कि मुख्यमंत्री पद की। ये सब हम लोगों के लिए दिक्कतें कर रहे हैं। अतिरिक्त पेंशन का भत्ता, ठीक है, 75 वर्ष से जो सेवानिवृत्त पेंशनर हैं, पारिवारिक पेंशनर हैं, उनको 10% अतिरिक्त पेंशन भत्ता देने का निर्णय लिया गया। अतिरिक्त पेंशन, पहली बात तो ये 75 वर्ष हो गई है उनकी उम्र, उनको 10% और एक्स्ट्रा दो। ठीक है, दूसरा, अगर कोई कार्मिक या पेंशनर है जिसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके विवाहित निशक्त पुत्र पुत्री, ऐसे पुत्र पुत्री जो निशक्त हैं, मतलब जिनके हाथ पर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और विवाहित हैं, उनको, और इसके अलावा जिनकी 12,500 रुपये प्रतिमाह से कम की आय है, उन लोगों को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। ये 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी हो जाएगी। 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी का मतलब हो चुकी है प्रभावी आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपके ऊपर जो अपने टैक्स पेयर हैं उनके सर पर और वर्डन बढ़ने वाला है। ठीक है, 25 वर्ष के सेवा काल पर पूरी पेंशन, मतलब यह है राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996। देखो आपके लिए ये दो जो है ना, आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जो पेंशन है, स्पेशल पे है, जो पेमेंट है, वो कहाँ से पावर आती है उसको, जो राजस्थान सरकार जो पेमेंट देती है उसको पावर कहाँ से आती है? तो राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 से। ठीक है, और पेंशन के लिए पावर कहाँ से आती है? तो राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 से। ठीक है, पेंशन हम किसके अनुसार देते हैं? तो राजस्थान सिविल सेवा नियम 1996 से। अब इसमें संशोधन किया जा रहा है। ठीक है, तो संशोधन होने पे क्या होगा? पहले 28 वर्ष की आपको सेवा देनी होती थी, उसके बाद आपकी पेंशन शुरू होती थी, लेकिन अब क्या कर दिया है, अब 25 वर्ष की अब सेवा देंगे तो भी आपकी पेंशन शुरू हो जाएगी। पिछड़े वर्गों का बैकलॉग 3 वर्षों तक। बैकलॉग का मतलब है मेरे मित्रों, आज कोई भर्ती वगैरह हुई, कोई पोस्ट वगैरह है, कोई पद वगैरह है, वहाँ पर मान लो जगह है 20 और SC ST OBC ये लोग पहुँचे 18, तो जो 2 है ना वो आपके बैकलॉग में काउंट होती हैं, मतलब जो पीछे की भर्ती होती है उसमें जुड़ के आती हैं। तो अब जो बैकलॉग होगा वो 3 वर्षों तक चलेगा आपका। ठीक है, पहले 1 वर्ष के लिए ही होता था। किसी भी भर्ती में, किसी भी जो भर्ती है उसमें पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में इन पदों पर बैकलॉग SC ST वर्ग की तरह आगामी 3 वर्षों तक अग्रेसित किया जाएगा। इससे पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान होंगे। कहाँ से होंगे भैया? 5 वर्ष हो गए आपको, एक भर्ती क्लियर करके दिए, कल रिजल्ट आया है बस, और उसमें भी क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं। आया है सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट, एक ही कोचिंग से सारे के सारे का सिलेक्शन है। किस तरह से करने वाले हो आप?
इसीलिए मैंने इसको पढ़ाने का निर्णय लिया था आप लोगों को। नहीं तो आपके एग्ज़ाम के लिए यहाँ से कुछ है थोड़ी ना। यहाँ से एग्जाम के लिए बस एक ही चीज़ है मेरे मित्र, देखो राज्य मंत्रिमंडल ने आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा का नामकरण जो है पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा करने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। बस एक ये चीज़ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जो आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा के अंदर है उसका नामकरण क्या किया गया है, तो पंडित नवल किशोर शर्मा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय दौसा करने का निर्णय लिया गया है। ठीक, ये चीज़ आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई भी चीज़ नहीं है, बस मैंने इसीलिए पढ़ा दिया आपको। देखो, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों को अग्रिम वेतन वृद्धि का पूरा लाभ दिया जाएगा। ये कोई चीज़ आपके एग्ज़ाम के लिए नहीं है, इसको मैं उसमें भी नहीं देने वाला आपके लिए। चलो तो ठीक है दोस्तों, जो चीज़ मैं बताने वाला था वो यही थी, जो बैकलॉग वाली थी, 25 वर्ष सेवा काल वाली थी, अतिरिक्त पेंशन वाली थी। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन आपकी समझ में ठीक ठाक आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अब मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।